हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाए गए CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की प्रश्न की आंसर की को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए आज इस डिस्कशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों का आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अपने क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर वाले दो मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सरल आसवन बोलिए या प्रभाजी आसवन, दोनों ही सेम है, तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है LY मिश्रण होते हैं, B LY यौगिक होते हैं, C LY सदैव धातुओं से बने होते हैं और D सभी LY में उनके एक घटक के रूप में कार्बन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात LY मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है? अर्थात ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफीन में निम्न में से कौन सा जो तत्व हैं वो सभी चारों में पाए जाते हैं? तो देखिए, ये जो ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा और ग्रेफीन है, ये चारों के चारों कार्बन के अपरूप हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि जिंक की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी लवण के जलीय घोल को लवण जल कहा जाता है, वह लवण कौन सा है? अर्थात प्रश्न है कि निम्न में से किस लवण के जलीय घोल को लवण जल या ब्राइन कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे साधारण रूप में नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबंध नहीं था? तो यदि भारत में लोक सेवाओं से संबंध आयोग की बात करें तो निम्न में से देखिए, जो एचिसन आयोग है, इस्लिंगटन आयोग है और ली आयोग है, ये तीनों आयोग ऐसे हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पब्लिक सर्विस से रहा है। यदि हम लोग एचिसन आयोग की बात करें तो एचिसन आयोग का गठन किया गया था 1886 ईस्वी में और इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था 1912 ईस्वी में। इसके अलावा जो ली आयोग है, इसकी गठन की गई थी 1923 ईस्वी में। लेकिन यदि हम लोग राधा कृष्णन आयोग की बात करें तो जो राधा कृष्णन आयोग है, इसका संबंध उच्च शिक्षा से है। ध्यान दीजिएगा, राधा कृष्णन आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है और इसका जो गठन किया गया था वह 1948 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी राधा कृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया था। अर्थात इस प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबंध नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिया हुआ है तो यहाँ दूसरी तरफ सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, यदि हम लोग नागेश्वर की बात करें तो नागेश्वर जो हड़प्पा स्थल है वह कच्छ में है, अर्थात सौराष्ट्र के कच्छ में नागेश्वर हड़प्पा स्थल है। इसी प्रकार से यदि हम लोग आलमगीरपुर की बात करें तो जो आलमगीरपुर है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा की यदि हम लोग बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है और जो राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3124। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तकों और उनके लेखकों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है बंदी जीवन, तो बंदी जीवन के जो लेखक हैं वो सचिन नाथ सेनाल हैं, बिल्कुल सही। दूसरा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था, यह भी सही है। तीसरा है इंडियन अनरेस्ट एनी बेसेंट, ध्यान दीजिएगा, यह जो इंडियन अनरेस्ट है यह एनी बेसेंट द्वारा नहीं बल्कि जो इंडियन अनरेस्ट है वह वैलेंटाइन सिरोल द्वारा लिखी गई है। इंडियन अनरेस्ट, इसी इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहे हैं। नेक्स्ट है देशेर कथा, सखाराम गणेश देवास्कर, यह सही है, अर्थात A, B एवं D सही है, जबकि ऑप्शन नंबर C सुमेलित नहीं है। इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किसी पुरातात्विक स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातत्वविदों के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण चिन्हक ओब्ली मार्कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 और 3।
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में यूरिया मुख्यतः भोजन के निम्नलिखित किस घटक के उपापचय से बनता है? तो देखिए यह जो यूरिया है वह एमिनो अम्ल के उपापचय से बनता है और यूरिया का जो निर्माण होता है वह किडनी में यूरिया का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लसिका मुख्यतः रक्त प्लाज्मा में बनती है और यह कोशिकाओं को घेरे रहती है। रक्त और लसिका में मुख्य अंतर क्या है? तो जो रक्त और लसिका में मुख्य अंतर यह है कि लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात जो लसिका है उसमें रेड ब्लड सेल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। यह किसके माध्यम से ग्रहिणी में स्रावित होता है? अर्थात यह जो प्रश्न है कह रहा है कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन एवं लाइपेज नामक हार्मोन का उत्पादन निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? तो देखिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक हार्मोन का उत्पादन पैंक्रियाज ग्रंथि या अग्नाशय रस द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यायाम करते समय या दौड़ते समय पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, यह किस लिए बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज से अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्राय है? देखिए यदि राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटे में यदि चालू व्यय और चालू राजस्व के बीच यदि हम लोग अंतर निकालते हैं तो वह राजकोषीय घाटा ही प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू यानी कि राजस्व व्यय सबसे बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्याज के भुगतान पर सर्वाधिक व्यय भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। संभवतः ब्याज के भुगतान पर 20% राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाती है, इस कारण ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है, किसी देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता निम्न में से किन सूचकों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो देखिए यदि हम लोग 17वां नंबर प्रश्न की बात करें तो इसे अभी थोड़ा मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर, इसी कारण टेलीग्राम पर हम इसके बारे में आपको लोग को अपडेट कर देंगे। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है, यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी बचत की आय के अनुपात में वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मूल्य या तो घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता का विरोधाभास। नेक्स्ट है, बैंकों को अपनी नकदी या कुल अस्तित्वों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना अपेक्षित होता है, इस अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, या हिंदी में इसे कहते हैं सांविधिक चलनिधि अनुपात। 20वां नंबर प्रश्न है, एक कण की सरल आवर्त गति को y बराबर 10 cos ओमेगा थीटा के रूप में निरूपित किया जाता है। समय t बराबर π/2 ओमेगा पर कण का त्वरण क्या होगा? यहाँ प्रतीकों का अपना समान अर्थ है, तो देखिए इसका आंसर सामान्यतः ऑप्शन में बी होना चाहिए, -10 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आप लोग इसे एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा। ऐसे मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, यदि R प्रतिरोध के तार को 4 समान भागों में काटा जाता है, इसके बाद इन तारों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो अनुपात R/R क्या है? इसका आंसर सामान्यतः ऑप्शन नंबर ए 1/16 होना चाहिए। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न। देखिए यदि 22 नंबर प्रश्न के हम लोग आंसर की बात करें तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों प्रयोगों में लूप में धारा की दिशा विपरीत स्वरूप की होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की सही व्याख्या करता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की सही व्याख्या करता है, अर्थात पृथ्वी पर किस घटना के कारण मौसम में परिवर्तन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करिए। देखिए, यदि उपर्युक्त स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 1 और 2 कथन सही है। क्योंकि यदि तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें कि दिल्ली में यमुना और लगभग 1600 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के बीच उच्चता में केवल 200 मीटर का ह्रास है। देखिए, यह स्टेटमेंट गलत है। इसका कारण है क्योंकि उच्चता में केवल 200 मीटर नहीं बल्कि 210 मीटर का ह्रास है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अर्थात तो प्रश्न की यदि बात किया जाए तो प्रश्न के अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है केवल 1 और 2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि विश्व की कई बृहत्तम पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे विद्यमान है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पर्वत श्रृंखलाएं द्वीप चाप के रूप में भी प्रकट हुई हैं, यह भी सही है। और तीसरा है कि मध्य महासागरीय कटक से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी है। तो देखिए, तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो चौथा है कि मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक के तल से 33 मीटर ऊंचा उठा हुआ है, यह गलत है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यह जो 26 नंबर प्रश्न है वह रीजनिंग है, बहुत ही आसान रीजनिंग है कि श्री अजीत ने एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की एकमात्र बहन है। तो फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसका श्री अजीत से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसका श्री अजीत से बहन का संबंध है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर जो प्रश्न है वह मैथ है, 28 नंबर भी प्रश्न मैथ है, 29 नंबर भी मैथ है, और यदि 30 की बात करें तो 30 नंबर तक मैथ है। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि पॉलिटी है, बहुत ही आसान प्रश्न है 31 नंबर। पहला कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केवल तब की जा सकेगी जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी भाग में सुरक्षा संकट में है, यह सही है। दूसरा नंबर है कि भारत सरकार किसी राज्य के किसी भी विषय में निर्देश देने के लिए शक्ति अर्जित करती है। देखिए, जब आपातकाल लगता है तो किसी भी राज्य के संबंध में भारत सरकार शक्ति देने की अर्जित प्राप्त कर लेती है, अर्थात दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है कि आपात की उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं करती है, यह भी सही है। और जो चौथा नंबर है कि आपात की उद्घोषणा एक बार में अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए तभी जारी रह सकती है जब तक कि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन नहीं होगा, अर्थात चौथा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। चलिए 32वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, यह गलत होगा। दोनों सदनों में कम से कम 100 नहीं, यह लोकसभा के 100 सदस्य होने चाहिए। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से कम 50 सदस्य होने चाहिए। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 3 सदस्यों की समिति द्वारा इस प्रस्ताव का अन्वेषण किया जाता है, सही है। सी है कि यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है, यह भी सही है। और जो चौथा नंबर है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश दिए जाने के पश्चात न्यायाधीश को हटाया जाएगा, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33वां नंबर प्रश्न की बात करें तो 33वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत की G20 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? देखिए, G20 प्राथमिकताएं की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 यह दोनों तो श्योर है, इसके बारे में मैं श्योर हूँ, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। मैं इसे टेलीग्राम पर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। चलिए 34वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं अब हम लोग। 34वां नंबर में है कि निम्न में से सार्क का उद्देश्य कौन कौन से है? पहला,
दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, बिल्कुल सही। दूसरा कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना, यह भी सही है। तीसरा, आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं को समझने में योगदान करना, यह भी सही है। चौथा कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में काम करना, यह गलत है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। 35वां नंबर प्रश्न है, समस्त विलेय खनिज लवणों से रहित शुद्ध विखनिजित जल निम्नलिखित किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जल को धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय रेजिन संस्तर से गुजरकर शुद्ध जल को प्राप्त करते हैं। 36वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अपचय रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार कीजिए। देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 37वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सीमेंट के उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि जिप्सम को अल्प प्रतिशतता में मिलाने से सीमेंट के आद्रीडन की अवधि बढ़ जाती है। बी कह रहा है कि कोलाइडी सिद्धांत के अनुसार जलयोजित सिलिकेट के जेल बनते हैं और जब वे जेल कठोर हो जाते हैं तो आढ़ित सीमेंट की प्रबलता कम हो जाती है। सी है कि सीमेंट का आरंभिक आर्डिडन के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उत्तरदायी है। और डी है कि अंतिम प्रबलता के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उत्तरदायी है और यह लगभग 1 वर्ष में घटित होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि लगभग 1 वर्ष में घटित होती है, तो यह गलत है, था तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में से कौन से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व, यदि सभी तत्व की बात करें तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट 39वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करती है, अर्थात ऑक्सीजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है? तो सामान्य रूप से 3 ऐसे धातु हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये 3 ऐसे धातु हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात इस प्रश्न की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न है कि सांची स्थित सबसे बड़े स्तूप के बारे में निम्नलिखित अवलोकनों पर विचार करिए। देखिए यह जो प्रश्न है इसके बारे में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका आंसर जैसे ही मिलता है टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को सूचित कर देंगे। 41वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित कालावधि यानी कि किस समय में इसकी रचना की गई है वह दिया हुआ है। तो देखिए यदि हम लोग हर्षचरित की बात करें तो यह 4वीं शताब्दी में लिखी गई है, यह सही है। दूसरा, चीनी यात्री फाहियान का वृतांत 6वीं शताब्दी, यह भी सही है। तीसरा, बीसा खदत का मुद्रा राक्षस, बीसा खदत का मुद्रा राक्षस 5वीं शताब्दी में, तो यह सही है। यदि हम लोग 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 यदि सही होता है तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2 एवं 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सही है? पहला, अशोक के अनेक शिलालेखों के लेखन के लिए प्रयुक्त ब्राह्मणी स्थानीय रूप भेदों को दर्शाती है, यह सही है। बी, कि चित्रलिपि लेखन कला का विकास प्राचीन मेसोपोटामिया में हुआ था, यह गलत है। तीसरा, कि कलाकार लेखन कला का विकास मिस्र में लगभग 3री सहस्त्राब्दी में हुआ था, यह भी गलत है। चौथा, कि एक प्राचीन लिपि खरोष्ठी का प्रयोग भारत के दक्षिणी भाग में व्यापक रूप से होता था, यह भी गलत है, अर्थात इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अशोक के अनेक शिलालेखों के लेखन के लिए प्रयुक्त ब्राह्मणी स्थानीय रूप भेदों को दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था? ध्यान दीजिएगा, यह जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध मौर्य वंश से है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजस्व को नकदी में प्राप्त करना, यह कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर ए, बी एवं डी है वह तीनों राजा के कार्य थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों राजा के कार्य थे। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है कि राजस्व को नकदी में प्राप्त करना, यह राजा का कार्य नहीं था। तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44वां नंबर प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। 44वां नंबर है, सुकेंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त किस अंगक के अपने डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसकी मैं इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ। 44 नंबर प्रश्न का इंग्लिश है, विच ऑर्गेनील अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हैज इट्स ऑन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 45वां नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल की पहचान और वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात टीआरएनए। नेक्स्ट है, कशेरुकियों में किस अंग की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की अविषालु यौगिकों के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? देखिए यदि इस प्रश्न के आंसर की हम लोग बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि किसी एंजाइम के उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यदि हम लोग किसी एंजाइम की अभिक्रिया की दर की बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 स्रोतों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला होता है पीएच वैल्यू, दूसरा होता है टेम्परेचर और तीसरा है अब स्तर सांद्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 48वां नंबर प्रश्न है, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि देखिए पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्च यकृत में विद्यमान होता है और ग्लाइकोजन लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान रहता है, तो यह गलत है। बी कह रहा है कि ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है, यह सही है। सी कह रहा है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्राणी और पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं, यह गलत है। चौथा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों केवल पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं, तो यह भी गलत है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, कुछ विषाणु संक्रमण में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, तो बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स अनिवार्य हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे अर्थात प्लेटलेट्स लाल रक्त कोशिकाओं के साथ ऑक्सीजन का वहन करते हैं। बी नंबर ऑप्शन है कि रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में भोजन ले जाने के लिए बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण है। सी नंबर ऑप्शन है कि प्लेटलेट्स रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं और डी नंबर ऑप्शन है कि प्लेटलेट्स की रक्त स्कंदन अर्थात क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह सही है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्लेटलेट्स की ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए यह बहुत ही आसान प्रश्न है। एक तरफ दिया हुआ है शीतोष्ण घास स्थल और दूसरे तरफ दिया हुआ है उससे संबंधित क्षेत्र या मैदान। तो ए नंबर में ऑप्शन में है प्रेरीज। यदि हम लोग प्रेरीज की बात करें तो जो प्रेरीज है वह किस महाद्वीप की घास के स्थल है? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग कहते हैं प्रेरीज। स्टेपीज की यदि हम लोग बात करें तो देखिए जो स्टेपीज घास का मैदान है वह यूरेशिया के घास के मैदान को हम लोग स्टेपीज कहते हैं। और यदि पंपास की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इसी प्रकार यदि बेल्ट की बात करें तो जो बेल्ट है, बेल्ट, एक मिनट हम लोग इसे फिर से समझते हैं। देखिए जो प्रेरीज है या उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग प्रेरीज कहते हैं और जो स्टेपीज है वह यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। यदि पंपास की बात करें तो मुख्य रूप से अर्जेंटीना की घास के स्थल को पंपास कहते हैं और जो अर्जेंटीना है वह दक्षिणी अमेरिकी देश है। और जो बेल्ट है, बेल्ट एवं सवाना दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3142। चलिए नेक्स्ट 52वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52वां नंबर जो प्रश्न है वह श्रीयन अर्थात मोटे अनाज से है।
श्रीयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन सही है अर्थात सत्य कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल और केवल 1 और 2 सही है। एक मिनट ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यदि सही की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही है। क्योंकि जो पहला नंबर ऑप्शन है कि श्रीयन को प्रायः जलवायु समुत्थानशील फसल कहा जाता है क्योंकि वे न्यूनतम निवेश और रख रखाव से शुष्क भूमि में भी उग सकते हैं, यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा कि श्रीयन खनिज, आहारीय रेशा, प्रतिऑक्सीकारक और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, यह भी सही है। तीसरा कि वैश्विक अनाज व्यापार में ज्वार, सोरघम सहित श्रीयन का योगदान 3% से कम है, यह भी सही है। यदि वैश्विक व्यापार श्रृंखला में हम लोग श्रीयन का योगदान की बात करें तो लगभग 2.97% श्रीयन अर्थात मोटे अनाज का योगदान है वैश्विक खाद्यान्न व्यापार में। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। चलिए 53वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो जो 53वां नंबर प्रश्न है वह रीजनिंग है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 55वां नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम बार आने वाले 3 स्वरों में उस अक्षर के आने की प्रतिशतता क्या है जो उनमें अधिकतम बार आता है। तो 54 नंबर प्रश्न है, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यह भी एक मैथ का प्रश्न है, इसका जितना भी मैथ का प्रश्न है उसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। 55 नंबर भी मैथ है। और यदि 56 नंबर की बात करें तो 56 नंबर और 57 नंबर, देखिए 53 से 57 नंबर तक मैथ दिया हुआ है। अब हम लोग 58वां नंबर प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 58वां नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि जनसंख्या का वृद्धि होना अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। यदि हम लोग बात करें कि आनुपातिक रूप से कम हो जाता है तो यह गलत है। इस पॉपुलेशन एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम नहीं होता है बल्कि यह आनुपातिक रूप से बढ़ जाता है। दूसरा कि अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यह बिल्कुल सही है अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। पहला कह रहा है कि इस पद को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा अंगीकार किया गया था अर्थात स्वीकार किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि यह पद पेरिस समझौते से संबंधित है, यह भी सही है। यदि हम लोग पेरिस समझौते की बात करें तो पेरिस समझौता वर्ष 2015 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव ऑफ अर्थात जो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ है वह पहल क्या है अर्थात जो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल निम्न में से किससे संबंधित है। पहला कह रहा है कि यह वर्ष 2030 ईस्वी तक एक कार्बन निष्प्रभावी विश्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संगठनों और अन्य इच्छुक हितधारियों की अभी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही। दूसरा कि इसने अपना उद्देश्य पेरिस समझौते से ग्रहण किया है, यह भी सही है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवच 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, यदि कवच 2023 है तो यह देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। बेसिकली यह जो कवच 2023 है यह एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें कि मुख्य रूप से AICTE और BPRD ये दोनों शामिल हैं और यह एक साइबर खतरों से निपटने के लिए AICTE और BPRD द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला नंबर जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इस कारण पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 62वां नंबर प्रश्न है नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए अभिलाक्षणिक विशेषताएं उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में लगभग एक ही समय में दिखाई देती हैं, यह पूरी तरह से गलत है अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मृदभांड प्रतिरूप नहीं है। देखिए, यदि मृदभांड प्रतिरूप की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह किसी भी प्रकार का मृदभांड प्रतिरूप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात CCE। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से जो आंसर होना चाहिए वह सामान्यतः सुवर्णगिरी होना चाहिए, लेकिन सुवर्णगिरी और कौशाम्बी के बारे में अभी थोड़ा सा 50-50 इसमें आ गया है, तो आइदर बी और सी ये दोनों में से कोई एक ही इसका सही उत्तर होगा। तो आप लोग इसे अपने अनुसार सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो सकता है। 65वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि शासकों के नाम और प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, अर्थात जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर शासकों के नाम और उनकी चित्र आकृति करने की विधि को प्रारंभ किया, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कि कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, यह भी सही है। तीसरा नंबर है कि कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राट द्वारा जारी सिक्कों से अलग था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि जारी सिक्कों से अलग था, तो यह अलग नहीं था, बिल्कुल भी समान था, यानी कि लगभग दोनों के भार बराबर थे, तो सी नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा कि कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं, तो यह बिल्कुल सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, वैदिक यज्ञ की प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है कि स्रोत में 3 प्रकार की अग्नियों का उपयोग शामिल है, जिसमें पहला है ग्राहपत्य, दूसरा है आह्वनीय और तीसरा है दक्षिणाग्नि, यह सही है। दूसरा है कि माना जाता है कि इन अग्नियों को विभिन्न आकार के कुंडों में स्थापित किया जाता था, अर्थात ग्राहपत्य के लिए वर्गाकार, आह्वनीय के लिए गोलाकार और दक्षिणाग्नि के लिए आयताकार, यह भी सही है। पूनम कुमार दहिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री बुक है तो इसमें दिया हुआ है, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए 67 नंबर प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ताई पर्वत श्रृंखला, या जो अल्ताई पर्वत श्रृंखला है वो मंगोलिया में पाया जाता है, अर्थात मंगोलिया क्षेत्र के आसपास अल्ताई पर्वत श्रृंखला है, तो इस कारण आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ताई पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, बरखान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कि भारत में ये भू आकृतिक थार मरुस्थल में पाई जाती हैं, यह सही है। दूसरा कि पवनाभिमुख पार्श्व की ढलान अवतल होती है, जिसके मध्य में अधिकतम ऊंचाई होती है। यदि बरखान की बात करें कि अधिकतम ऊंचाई होती है, बरखान के संबंध में अधिकतम ऊंचाई होती है, तो यह दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कि बरखान के दोनों सिरों को हॉर्न कहते हैं, यह सही है, अर्थात इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए यह जो प्रश्न है वो जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित है। पहला कि भूतापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है या इसके गर्म जल का उपयोग सीधे उद्योग, कृषि, स्नान या सफाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा कि विद्युत के कुछ अन्य स्रोतों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा प्रायः सस्ती होती है, यह भी सही है। तीसरा कि ताप विद्युत केंद्र टरबाइनों को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, यह भी सही है, अर्थात इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। तो देखिए यदि हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वह दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषक, एक मिनट, स्टॉकहोम कन्वेंशन दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषक के बारे में बात करता है, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि बी मिनीमाता कन्वेंशन की बात करें तो जो मिनीमाता है
वह, एक मिनट, मिनीमाता कन्वेंशन बात करता है। देखिए जो मिनीमाता कन्वेंशन है वह बात करता है पारा पर आबदकर लिखत, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बी का ऑप्शन नंबर 3 दो में आ रहा है, बी और डी में। अब हम लोग बात करते हैं बेसल कन्वेंशन की। तो जो बेसल कन्वेंशन है वह खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है, अर्थात सी का हो जाएगा 4। यदि बी का 3 और सी का 4 की बात करें तो भी बी और डी निकल कर आ रहा है। लेकिन यदि हम लोग रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो जो रॉटरडैम कन्वेंशन है वह बात करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन और पीड़कनाशी, अर्थात डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहत्तर नंबर प्रश्न है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय निम्न में से किससे संबंधित था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सूचना का अधिकार। नेक्स्ट 72 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। देखिए इसमें 4 केस दिए हुए हैं, अर्थात 4 जो मुकदमे हैं और यह सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए थे, 4 केसेज हैं। इनके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि निम्न में से कौन सा जो मुकदमा था वह बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंध नहीं था। तो यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि इसका आंसर संभवतः ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये 2 में से कोई एक होने चाहिए। तो इसका आंसर अभी 50-50 में है, आप लोग इसे कंफर्म कर लेंगे। इधर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो सकता है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। ए नंबर है कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण और प्रतिषेध संबंधी रीट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को परिवर्तित करने और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए रीट जारी किए जा सकते हैं, यह भी सही है। सी नंबर है कि यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों को अल्पीकृत कर सकती है, यह गलत है। और डी नंबर है कि इसकी अधिकारिता के अधीन किसी भी प्राधिकार को रीट जारी किया जा सकता है, यह सही है। अर्थात जो एक मिनट सी नंबर है कि यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति को अल्पीकृत कर सकती है, अर्थात उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम कर सकती है, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इसकी अधिकारिता के अधीन किसी भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को जो प्रदत्त शक्ति है वह उच्च न्यायालय उस शक्ति को कम नहीं कर सकता, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो इंटर स्टेट ट्रेड एवं कॉमर्स है वह राज्य सूची का विषय नहीं है बल्कि यह एक संघ सूची का विषय है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न बासेल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये तीनों जो सम्मेलन है वे प्रदूषकों का प्रबंधन की बात करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है माता का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसका मैं इंग्लिश पढ़ा दे रहा हूँ। 76 नंबर का है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ओब्ली आर नॉट करेक्ट अबाउट द मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि जो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है अर्थात जो माँ कार्यक्रम है वह किससे संबंधित है। तो जो माँ कार्यक्रम है वह ब्रेस्ट फीडिंग की बात करता है, अर्थात स्तनपान करवाने की बात करता है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वह माधुरी दीक्षित है। माँ कार्यक्रम की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह माधुरी दीक्षित है, माँ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर। तो इस प्रश्न के अनुसार देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 2 है
ऑप्शन नंबर 3 कि यह स्तनपान पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहन करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यदि ऑप्शन नंबर 3 के आधार पर हम लोग इसका आंसर को सिलेक्ट करें तो प्रयोग कर कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 और 4 तीनों ही गलत है। इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो 3 है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 कि यह स्तनपान को बढ़ावा देता है, यह सही है। बाकी इसके अलावा जो 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन है वह पूरा ही गलत है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, यदि हम लोग बात करते हैं कि सूचना आयुक्त अनधिक 12 होंगे, अर्थात जो सूचना आयुक्त की संख्या है वह अधिकतम 12 हो सकते हैं, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अधिक से अधिक सूचना आयुक्त की संख्या 10 हो सकती है। दूसरा, कि मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, यह बिल्कुल सही है। तीसरा, कि मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यह भी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, अर्थात यदि प्रश्न के अनुसार कौन से कथन सही है तो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल 2 नंबर स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पहला सामूहिक अध्यक्ष अर्थात पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था जो कि पूरी तरह से सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पीएस संगमा। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि वर्धमान महावीर ने जिम्बिक ग्राम नगर के बाहर रिजुपालिका नदी के तट पर सामग नामक गृह स्वामी के क्षेत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति की, बिल्कुल सही। दूसरा, कि वह अवस्था जब कर्म तत्व वास्तव में जीव की दिशा में इसे बांधने के लिए प्रवाहित होने लगते हैं तो उसे आश्रव कहते हैं, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। एक तरफ कर दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो देखिए इसके बारे में भी अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इससे जैसे ही मैं कंफर्म होता हूँ टेलीग्राम पर आप लोगों को नोटिस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु सारनाथ में सिंह शीर्ष के गोल ड्रम अर्थात जो अंड फलक पर उत्कीर्ण 4 अभिजात पशु थे उनकी श्रेणी में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मृग। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है गुप्त काल की पूर्ववर्ती अवधि का शासक बिंद शक्ति निम्न में से किस राजवंश से संबंध था। यदि बिंद शक्ति की बात करें तो वह बाकाटक राजवंश का एक प्रमुख शासक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है अश्व के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र अश्व शास्त्र का श्रेय निम्न में से किस व्यक्ति को जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऋषि शालिहोत्र को। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है मध्यकालीन मथुरा और वृंदावन के प्रतिष्ठित कवियों का समूह जो अष्टछाप कहलाते थे निम्न में से किस मध्यकालीन भक्ति संत के उत्तरवर्ती थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ब्रज क्षेत्र के सूरदास। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली लैटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। देखिए इसका यदि हम लोग आंसर की बात करें तो जो 85 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर स्टेटमेंट 1, 3 और 4 नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है, क्योंकि जो लैटेराइट मृदा है वह अत्यधिक उर्वर मृदा है, यह तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो अत्यधिक उर्वर मृदा है वह है जलोढ़ मृदा या एलुवाइल सॉइल। यदि हम लोग लैटेराइट मृदा की बात करें तो लैटेराइट मृदा देखिए जो लैटेराइट मृदा है वह मुख्य रूप से चाय और कहवा या कॉफ़ी इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 1, 3 और 4 सही है। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि जो लैटेराइट मृदा है वह अत्यधिक उर्वर मृदा नहीं है बल्कि जलोढ़ मृदा अत्यधिक उर्वर मृदा है, और लैटेराइट मृदा है वह चाय कहवा या कॉफ़ी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उगाई जाने वाली रागी की फसल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह लाल हल्की काली और बलुई दोमट मृदा पर उगाई जाने वाली एक वर्षा प्रधान फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक वर्षा प्रधान फसल है। और
यदि हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें कि यह एक रबी फसल है तो यह गलत है, क्योंकि जो रागी है वह रबी नहीं बल्कि एक खरीफ फसल है, तो इस कारण बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। सेल संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए एवं सत्य कथन का चयन करिए। तो 87 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 1, 3 और 4। देखिए यदि दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें कि स्लेट एक अखंड अवसादी सेल है, यह गलत है, क्योंकि जो स्लेट है वह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, स्लेट है वह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। इसके अलावा पहला, तीसरा और चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, गहीर माथा ओलिव रिडले कछुओं का आवास है, जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि चिल्का झील इसकी प्रमुख जाति के रूप में इरावदी डॉल्फिन का आवास है, यह भी सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कि नल सरोवर आर्द्रभूमि भारतीय जंगली गधे का भी आवास है, यह भी सही है। और चौथा कि सोमोरीरी आर्द्रभूमि काली गर्दन वाली सारस का आवास और प्रजनन स्थल है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर की लोकटक झील में फुमडी में निम्न में से कौन सी मृदा निर्माण प्रक्रिया घटित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पॉडजोली भन। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न कि बृहत ज्वार भाटाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यदि बृहत ज्वार भाटा की बात करें तो इन चारों ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर जो सी निकल कर आ रहा है वो इसका सही उत्तर होगा कि उच्च ज्वार औसत उच्च ज्वार से उच्चतर होता है और निम्न ज्वार औसत निम्न ज्वार से निम्नतम होता है, यह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है कि आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए एवं सत्य कथन का चयन करिए। पहला कि 2 टीमों में से प्रत्येक ने 5 बार टूर्नामेंट जीता है। दूसरा कि टूर्नामेंट के 5 संस्करणों में चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर अर्थात रनर अप रहा है। तीसरा कि 3 अवसरों पर फाइनल विदेश में खेला गया है, यह गलत है। अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार अर्थात 2009 और 2014 में यह तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है कि 3 अवसरों पर अब तक फाइनल विदेश में खेला गया है, तो यह तीनों सही है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन उड़ीसा में किया गया था, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर का नाम जीतू है, यह भी सही है। और तीसरा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण के कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था, यह गलत है। पहला संस्करण नहीं बल्कि जो दूसरा संस्करण इसका आयोजित हुआ था वर्ष 2020 ईस्वी में, जो दूसरा संस्करण वर्ष 2021 ईस्वी में हुआ था उसे स्थगित कर दिया गया था, अर्थात इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल और केवल 1 और 2 कथन सही है। तीसरा है अभ्यास अजय वॉरियर भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात जो अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज है वह इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों के मध्य आयोजित करवाया जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार की पहल सागर परिक्रमा यात्रा के पहले चरण की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गुजरात के मांडवी नामक स्थल से यह जो सागर परिक्रमा यात्रा है वह गुजरात के मांडवी स्थल से प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गुजरात। नेक्स्ट है कि वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। देखिए वार्षिक खीर भवानी जो मेला है उसका आयोजन कश्मीर घाटी में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है कि निसार उपग्रह का विनिर्माण संयुक्त रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और किसके द्वारा किया गया, तो यह जो निसार है वह इसरो, देखिए जो निसार
जो निसार स्कीम है या निसार प्रोजेक्ट है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लस नासा, अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों की एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इसरो। इसकी ये दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक बचाव अभियान है? तो जो ऑपरेशन कावेरी है उसका संबंध सूडान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रेल विकास निगम लिमिटेड क्या है? देखिए, जो रेल विकास निगम लिमिटेड है वह एक नवरत्न उद्योग क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नवरत्न उद्यम है। नेक्स्ट है, ऐरावत परम सिद्धि और प्रत्यूष और मिहिर क्या है? तो ये जो चारों हैं, ऐरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर, ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय नौसैनिक पोत ने हाल ही में 17,000 नैनोमीटर की पार महासागर अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरी की है? देखिए, यह जो 17,000 नॉटिकल मील है, ध्यान दीजिएगा, 17,000 नैनोमीटर नहीं बल्कि एक 17,000 नॉटिकल मील, निम्न में से किस भारतीय नौसैनिक पोत ने हाल ही में 17,000 नॉटिकल मील की पार महासागरीय अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INSV तारिणी। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कार कंपनी में यदि अपनी हिस्सेदारी खरीदता है तो यह लेन देन किसमें प्रदर्शित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं वह भुगतान संतुलन में आएगा, नहीं व्यापार संतुलन, बल्कि इसे डिफिसिट कैपिटल में माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो भुगतान संतुलन और न ही व्यापार संतुलन। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च आवृत्ति सूचक है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आवृत्ति सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए एक भारतीय नागरिक विदेशों में निवेश करता है और अपने निवेश से धनात्मक प्रतिलाभ अर्जित करता है, तो निम्न में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आय। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उसकी जो आय होगी वह भारत की राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी, लेकिन उसे जीडीपी में, भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात वह जो आय होगी वह भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगी, जीडीपी में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि RBI द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मार्केट में, यानी कि जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी होगी उसमें लिक्विडिटी इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? देखिए, तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वह ऑप्शन नंबर बी है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन धूम रहित होता है। बायोगैस का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मीथेन। नेक्स्ट है, विगत शताब्दी में वायुमंडलीय ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 108 नंबर प्रश्न है, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्न में से क्या सही है? तो यदि वस्तु निर्बाध रूप से गिरती है तो उसमें त्वरण जो होता है वह एक समान त्वरण से वह वस्तु गति करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दिए गए माध्यम में 2 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्ध्य जो है वह 35 सेंटीमीटर है। यदि उस माध्यम में इसे 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, जो दूरी होगी अर्थात चाल जो होगी वह लैम्डा, तो जो यदि यू की हम लोग बात करें तो वह होती है 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻3। तो यदि मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो
ओवर आ रहा 700, लेकिन यदि 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्थात जो डिस्टेंस दिया हुआ है वह 2.1 किलोमीटर, इसे हम लोग कह रहे हैं 2100 मीटर। इसमें यदि हम लोग 700 से डिवाइड करते हैं तो 3 सेकंड आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? तो यदि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? यदि न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी कि थर्ड लॉ की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पारगम्य सेल है जो अपने में अर्थात जो अपने से पानी को गुजरने देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चूना पत्थर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा अंतर्देशीय और एक संरक्षित पत्तन है? तो वह है विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वह है विशाखापत्तनम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्राणी और पादप जातियों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, प्राणी और पादप जातियों की जो सर्वाधिक विविधता है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन। नेक्स्ट 114वां नंबर प्रश्न है कि ड्रमलिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो ड्रमलिन है वह एक गुलासमी मृत्तिका मैदानों पर हिम नदीय अपोढ़ में संचित धारा रेखीय पहाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 115 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा व्यस्ततम समुद्री मार्ग है और विश्व के 2 औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर विशेषताओं के आधार पर कृषि के प्रकार की पहचान करिए। देखिए, यदि 116 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाही कृषि, क्योंकि पहला नंबर जो स्टेटमेंट कह रहा है कि उपज का उपभोग पूर्णतः या मुख्यतः उस परिवार द्वारा किया जाता है जो कृषि करते हैं या पशुओं का पालन करते हैं। तो पहला कह रहा है कि उस परिवार द्वारा किया जाता है जो कृषि करते हैं या पशुओं का पालन करते हैं, और उपभोग उसी परिवार द्वारा किया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि वैसी कृषि जिसमें उपभोग या कृषि कार्य दोनों एक ही परिवार द्वारा किए जाते हैं तो उसे निर्वाही कृषि कहते हैं अर्थात निर्वाह योग्य कृषि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 117 नंबर जो प्रश्न है वह मैथ है। 117 से लेकर 121 नंबर प्रश्न ये तीनों मैथ है, इसी कारण इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। चलिए 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो जो 122 नंबर प्रश्न है, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए गठित संगठन OSCE के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें यदि OSCE की हम लोग बात करते हैं OSCE तो इसमें टोटल जो है वह 57 सदस्य देश हैं और इनकी जो निर्णय है वह निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, OSCE में जो निर्णय लिए जाते हैं वह बाध्यकारी नहीं होते। अब हम लोग इसको विकल्प को देखते हैं। पहला कि इसमें यूरोप, मध्य एशिया और अमेरिका से कुल 57 देश शामिल है, सही है। दूसरा कि यह पूर्व चेतावनी, संघर्ष की रोकथाम, संकट प्रबंधन और संघर्षोत्तर पुनर्वास के क्षेत्र में राजनीतिक वार्ता और निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। तीसरा कि OSCE का प्राथमिक उत्तरदायित्व यूरोपीय क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा प्रदान करना, यह भी सही है। और चौथा कि OSCE के निर्णय कानूनन बाध्यकारी हैं, यह गलत है। ध्यान दीजिएगा, जो एक मिनट, कौन से कथन सही है? यदि सही कथन की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी, तीसरा कह रहा है कि OSCE का प्राथमिक उत्तरदायित्व, देखिए यह प्राथमिक उत्तरदायित्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। चौथा कि इसके निर्णय कानूनन बाध्यकारी हैं, यह भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 3 नंबर और 4 नंबर जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। इसके अलावा जो पहला और दूसरा एक मिनट, प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1 और 2 सही हैं, क्योंकि तीसरा सैन्य सुरक्षा प्रदान करना गलत है। चौथा भी निर्णय कानूनी बाध्यकारी होता है, यह भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर, क्वाड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि कौन से कथन सही है।
कि यह 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और फ्रांस है। तो पहला नंबर तो बिल्कुल गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि अब फ्रांस नहीं, फ्रांस के स्थान पर इसमें जापान है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। दूसरा कि क्वाड के सदस्यों के बीच समुद्री सहयोग एक महत्वपूर्ण बंधनकारी बल है, यह सही है। तीसरा कि क्वाड के सदस्यों ने कोविड-19 वैक्सीन पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया, यह भी सही है। अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल और केवल 2 और 3। 124वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है 124 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? देखिए यह जो प्रश्न है वह आज का लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन नहीं है। यदि सबसे पहले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो टोटल से 6 भाषा हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कि आधिकारिक हैं, जिनमें पहला है अरबिक, दूसरा भाषा की बात करें तो स्पेनिश, तीसरा है चाइनीज, तीसरा चाइनीज, चौथा है फ्रेंच, पांचवा भाषा है रसियन और यदि छठे भाषा की बात करें तो वह है इंग्लिश। अब इसके आधार पर हम लोग आंसर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी भाषा आधिकारिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल और केवल दूसरा, अर्थात केवल और केवल जो जर्मन भाषा है वह इस विकल्प में से है जो कि आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। इस सेशन में हमने आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाए गए CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का आज हमने पेपर को सॉल्व किया। तो इस प्रकार आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।